हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट इस समय यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। तो आप भी अगर यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो क्या करिए, इस चैनल को वाईएम के एजुकेशन क्लास को सब्सक्राइब करिए और फ्री में यूनिट वाइज सारी चीजें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में पढ़िए फ्रेंड्स। तो इस चैनल पर अभी हम छोटे छोटे टॉपिक जो है प्रत्येक यूनिट से आपके समझ लेके आते हैं। तो इस समय हम पढ़ रहे हैं, देखिए यूनिट 7 में हम आज 4th क्लास पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या इसमें हम पढ़ेंगे, क्या शिक्षण के स्तर पढ़ रहे थे। शिक्षण के स्तर में हमने स्मृत स्तर पढ़ लिया, बोध स्तर भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लिया। तो आज देखिए परावर्तित चिंतन स्तर क्या है। इसे बिगे तथा हंट अध्यापन मॉडल भी कहते हैं। ये बिगे तथा हंट का अध्यापन मॉडल है, ध्यान रखना है। इससे पहले जो बोध स्तर पढ़ चुके हैं वो किसका था, मॉरिसन का। और जो आपने पढ़ा था सबसे पहला स्मृत स्तर वो हर्बर्ट का था। तो वो हर्बर्टियन मॉडल था। तो वो सारी चीजें आपको पता है, पढ़ चुके हैं। नहीं अगर आपने वीडियो देखी है जो हमसे जुड़े हैं तो क्या करिए, चैनल पर क्लिक करके सारी वीडियो क्रम से मिल जाएंगी। तो देखिए ये क्या है, देखिए ये है ऐसे, यहाँ से शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है। और तो क्या है, देखिए चिंतन स्तर जो है, ध्यान रखना है, शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है। इसमें देखिए ये क्या होता है, पूर्णतः विचारवान है। इस स्तर पर शिक्षण शिक्षण देखिए समस्या केंद्रित होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड शिक्षण होता है। इसमें देखिए शिक्षक क्या करता है, छात्रों के सामने ज्वलंत समस्या प्रस्तुत करता, मतलब कोई बहुत ही कठिन समस्या छात्रों के समक्ष शिक्षक प्रस्तुत करता है, जिस पर क्या होता है, देखिए जिस पर छात्र सक्रिय होकर स्वयं चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, सबसे उच्च स्तर है चिंतन। देखिए क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होगी तब चिंतन प्रारंभ करना ही पड़ेगा। जब शिक्षक छात्रों के समक्ष क्या करता है, समस्या प्रस्तुत करता है, तो वो उस पर क्या करते हैं, चिंतन प्रारंभ करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा। तो ये है फ्रेंड्स इस स्तर का शिक्षण। देखिए ये किसने दिया था, अभी पहले पढ़ चुके हैं आप स्टार्टिंग में ही। इस मॉडल को बिगे व हंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए बिगे हंट मॉडल भी कहते हैं इसको। फिर देखिए ये चिंतन फ्रेंड्स, यहाँ पे ना चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान देखिए क्या है। देखिए हंट को चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है। किसको, हंट को चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक हंट को माना जाता है। अतएव देखिए इस शिक्षण के प्रारूप को हंट द्वारा प्रतिमान भी हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। तो क्या है, देखिए चिंतन स्तर के शिक्षण को हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। अगर हंट शिक्षण प्रतिमान मिले और या फिर चिंतन स्तर मिले तो सारी चीजें उसमें वही होंगी। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का अध्ययन देखिए 4 सोपानों में किया जाता है। वो 4 सोपान जल्दी जल्दी फटाफट देखिए, 1 मिनट। उद्देश्य, जैसा कि आप पिछले उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो उद्देश्य देखिए क्या है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। तो इस शिक्षण स्तर का क्या है, मतलब क्या उद्देश्य है, किस लिए ये शिक्षण स्तर है, बनाया गया है। तो इसकी फायदा क्या होती है, मतलब उद्देश्य क्या है, जो समस्याएं होती हैं विद्यार्थियों के समक्ष, जब शिक्षक जो है समस्या प्रस्तुत करेगा तो बच्चे उसका समाधान करेंगे। तो क्या होता, उनमें बच्चों में समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होती है। अभी तो बच्चे शिक्षक के द्वारा दी गई क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन फिर बच्चे क्या करेंगे, धीरे धीरे लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका भी समाधान खोज निकालेंगे। यही इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों में देखिए आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास किया जाए, ये उद्देश्य है। देखिए तो क्या होता है, जब समस्या का समाधान बच्चे करेंगे तो क्रिएटिविटी उनमें अपने आप आएगी और ये आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग भी आएगी। विद्यार्थियों में स्वतंत्र व मौलिक चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो देखिए क्या है, बच्चों में स्वतंत्र और मौलिक जो है चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये क्या है उद्देश्य इसके। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखिए स्ट्रक्चर, संरचना। संरचना कैसी होती है, देखिए चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप समस्या की प्रकृति पर निर्धारित किया जाता है। तो मतलब इसकी जो चिंतन स्तर है उसकी संरचना कैसी होगी, बाकी में सब में देखिए सभी में अलग अलग है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो प्रॉब्लम है उसका नेचर कैसा है, प्रॉब्लम के नेचर पर इसकी
संरचना निर्धारित की जाती है। समस्या मतलब किस प्रकृति की है, किस प्रकार की है, तब जो है इसका स्ट्रक्चर निर्धारित किया जाता है। इस चिंतन स्तर को समस्या दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिगत तथा सामाजिक। फिर देखिए, व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए प्रमुख रूप से कितने? दो आयामों का अनुसरण किया जाता है। कौन कौन से? डीवी की समस्यात्मक स्थिति एवं कर्ट लेविन की समस्यात्मक स्थिति। तो ये है मतलब समस्याएं दो प्रकार की, व्यक्तिगत और सामाजिक। फिर क्या है कि समस्या जो है उसका समाधान करने के लिए ये दो आयाम प्रयोग किए जाते हैं। कौन? डीवी की समस्यात्मक स्थिति, डीवी की समस्या, एक मिनट, डीवी की समस्यात्मक स्थिति एवं कर्ट लेविन की समस्यात्मक स्थिति। अब देखिए डीवी की और कर्ट लेविन की समस्यात्मक स्थिति क्या है। देखिए ये है नंबर 1 डीवी की समस्यात्मक। डीवी ने देखिए क्या बताया था समस्या के बारे में। देखिए, अपने बच्चों को, एक मिनट, देखिए फ्रेंड्स क्या है डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है फ्रेंड्स, भक्त नहीं, ये गलत है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए व्यक्तियों को क्या होता है, अपने लक्ष्यों को, अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग में क्या होती है, बाधाएं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, डीवी की समस्यात्मक, डीवी ने क्या बताया कि अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब उस मार्ग में जो है बाधाएं दिखाई देती हैं कि लक्ष्य आप प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं। तो ऐसा डीवी ने कहा है। फिर देखिए उसे पंथ रहित, ये पंथ रहित है, पंथ रहित परिस्थिति कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पंथ रहित। मतलब जब आपको बहुत सारी समस्याएं अपना उद्देश्य प्राप्त करने में दिखाई दे रही हैं तो आप क्या करेंगे, अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो ये पंथ मतलब रास्ता होता है। पंथ मीन्स पंथ रहित परिस्थिति, उसी को कहते हैं। क्या? जब बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, आप जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके बीच में, तो क्या करेंगे, उसको पंथ रहित परिस्थिति कहते हैं। जब छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है और मार्ग में बाधाएं आ जाते हैं, तब उसे तनाव हो जाता है। इसलिए वह उन बाधाओं, ये फ्रेंड्स बाधाओं है, उन बाधाओं पर विजय पाने के लिए समाधान सोचता है। इस प्रकार उसके सामने समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति को दो लक्ष्य समान रूप से आकर्षित करते हैं तो उसे देखिए क्या कहते हैं, नोक परिस्थिति कहा जाता है। तो उसको नोक परिस्थिति कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये है डीवी की समस्यात्मक स्थिति। क्या कि जब जो है कोई बच्चा, उसके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं दिखाई देती हैं, तो ये फिर क्या होता है, छात्र का कुछ लक्ष्य होता है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। तो क्या करता है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं देखता है, मतलब बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तनाव, टेंशन, पैसे की कमी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यही है क्या, बहुत सारी बाधाएं आती हैं और फिर वो तनाव जब टेंशन में हो जाता है, जब बहुत सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं तो व्यक्ति क्या होगा कि ऑटोमेटिक तनावग्रस्त हो जाता है, टेंशन में हो जाता है। इसलिए वो क्या करता है, उन समस्याओं पर विजय पाने के लिए, मतलब उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनसे निपटने के लिए क्या करता है, समाधान सोचता है कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, ऐसा व्यक्ति सोचता है। इस प्रकार उसके सामने देखिए समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए जब व्यक्ति को दो लक्ष्य, कोई दो लक्ष्य हैं, वो समान रूप से आकर्षित करते हैं, मतलब बच्चा क्या करता है, उन दोनों लक्ष्यों को बराबर के रूप में प्राप्त करना चाहता है। ऐसा नहीं कि एक लक्ष्य को वो कम महत्व दे रहा है, दूसरे को अधिक, नहीं, वो दोनों लक्ष्यों को क्या करना चाहता है, प्राप्त, आकर्षित कर रहा है, प्राप्त करना चाह रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, नोक परिस्थिति कहा जाता है। दृष्टिकोण से होता है। प्रथम पक्ष में शिक्षक छात्रों के लिए देखिए समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है। द्वितीय पक्ष में छात्र समस्याओं के लिए क्या करता है कि समाधान सोचता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना समस्या के संभावित समाधान को व्यक्त करती है। परिकल्पना के विषय में एक वीडियो में
परिकल्पना टॉपिक इसी यूनिट में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आप भी उसको जाके वहां से देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, सामाजिक प्रणाली क्या है? देखिए सामाजिक प्रणाली है चिंतन स्तर के शिक्षण में कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं खुला हुआ होता है। वातावरण में शिक्षक का स्थान क्या होता है? गौण होता है, मतलब सेकंड स्थान होता है। शिक्षक जो है प्रथम स्थान पर उस इन्वायरमेंट में नहीं होता है, किसमें? चिंतन स्तर में। तथा विद्यार्थी का स्थान प्रमुख होता है। ध्यान रखना है, चिंतन स्तर आप पढ़ रहे हैं तो ये है सामाजिक प्रणाली। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए मूल्यांकन प्रणाली क्या है? छात्रों की देखिए अभिव्यक्ति में विश्वासों का मूल्यांकन करना चाहिए। उनकी अधिगम की क्रिया को क्या करना चाहिए? लगातार जांच की जानी चाहिए। इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि उनकी आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमताओं का विकास हुआ है या नहीं। तो ये मूल्यांकन प्रणाली है क्या? कि मूल्यांकन ऐसा देखिए अधिगम क्रियाओं का किया जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए और उनका आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक बच्चों का विकास हुआ है कि नहीं, ये भी मूल्यांकन प्रणाली में ही शामिल है फ्रेंड्स। तो ये है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये हो गया चिंतन स्तर कंप्लीट। बाकी जो है इसके बारे में थोड़ा सा जैसे इसकी आलोचनात्मक, इसकी आलोचना भी की गई है। क्यों? देखिए ऐसे ही सुन लीजिए। क्या चिंतन स्तर का शिक्षण क्या होता है? केवल पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु तथा पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रहता। देखिए क्या है कि स्मृति बोध स्तर के शिक्षण की भांति इसमें निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जाता। ये इसकी आलोचनाएं हैं। इसका कार्यक्रम कुछ निश्चित नहीं होता। चिंतन स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अपने शिक्षक की खुलकर आलोचना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसकी क्या है? आलोचनाएं भी हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए भाई। और ये छोटे छोटे पॉइंट आप इस चैनल से जुड़ के फ्री में क्रम से तैयार कर सकते हैं।